So, welcome back. In today's video, we will talk about three topics. Number one is GTI, means gross total income versus TI, total income. Second one is assessee and third one is person. Three videos are already uploaded in which we will talk about income tax introduction, assessment year, marginal relief, rebate, etc. So all videos link in description. So let's start today's video. Number one is GTI versus TI. ग्रोस टोटल इनकम वर्सेस टोटल इनकम, दोनों में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले इसी की बात करने वाले हैं। तो ग्रोस टोटल इनकम किस तरह से होती है, तो यहाँ पर इनकम के 5 हेड्स हैं। इसकी बात हम फर्स्ट वीडियो में थोड़ी सी कर चुके हैं। 5 हेड्स में होती है इनकम, सबसे पहले आता है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड वन इज पीजीबीपी मींस प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, फोर्थ वन इज कैपिटल गेन एंड फिफ्थ वन इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये 5 हेड्स होती हैं जिनसे इनकम आती है। तो इन 5 हेड्स से जो इनकम आती है उन सबको ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसे कहते हैं जीटीआई, ग्रोस टोटल इनकम। और जब इस जीटीआई में से डिडक्शन हमें मिल जाती है, तो फिर आता है टीआई, टोटल इनकम। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, डिडक्शन के बाद आती है टोटल इनकम और उससे पहले आती है ग्रोस टोटल इनकम। तो सबसे पहले यहाँ पर ही हमें डिफरेंस एक दिख रहा है कि डिडक्शन मिलेगी टीआई में, यानी कि डिडक्शन मिलने के बाद आएगा हमेशा टोटल इनकम, और जीटीआई सभी इनकम को ऐड करने के बाद आएगा, यानी कि डिडक्शन जीटीआई में नहीं मिलेगा, टीआई में मिलेगा। ये हमें इतनी बात से समझ आ रहा है। हम बुक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। So difference between gross total income and total income. Number one is aggregate of various heads of income is called gross total income. तो जो हमने 5 हेड्स की बात की, इन सब की एग्रीगेट मींस जोड़ को ग्रोस टोटल इनकम कहते हैं। आफ्टर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U, तो 80C से 80U में जो डिडक्शन मिलती है उनको लेस करने के बाद जो बैलेंस आता है उसको टोटल इनकम कहते हैं, टीआई। ये बात हमने कर ली, यानी कि फर्स्ट डिफरेंस इसी से क्लियर हो गया। Second one is gross total income is not round off versus total income is round off to the nearest multiple of 10 rupees। तो यहाँ पर ग्रोस टोटल इनकम में राउंड ऑफ नहीं होता, जबकि टोटल इनकम में राउंड ऑफ हो जाता है। ये राउंड ऑफ का कंसेप्ट किस तरह से है वो जैसे हम थ्रू आउट द सिलेबस जाएंगे वो आ जाएगा। थर्ड वन इज टैक्स इज नॉट लेविड ऑन ग्रोस टोटल इनकम। टैक्स कभी भी ग्रोस टोटल इनकम पर नहीं लगता है, टैक्स हमेशा टोटल इनकम पर लगता है, यानी कि ग्रोस टोटल इनकम में से डिडक्शंस को लेस करने के बाद जो टोटल इनकम आती है उस पर टैक्स लगता है। फोर्थ वन इज ग्रोस टोटल इनकम कैन नॉट बी लेस देन टोटल इनकम। तो फोर्थ जो डिफरेंस है वो है कि ग्रोस टोटल इनकम कभी भी टोटल इनकम से कम नहीं होगी। ये बात हमें आनी चाहिए कि ग्रोस टोटल इनकम तो पहले ही आएगी और जो पहले आ रही है उसमें से माइनस होने के बाद ये आएगी, तो ये कभी भी इससे कम नहीं होगी, ये हमेशा इससे ज्यादा होगी, प्लस में होगी। वहीं अगर टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम ग्रोस टोटल इनकम के इक्वल हो सकती है या तो लेस हो सकती है। तो यहाँ पर एक बार फिर देख लेते हैं कि जो ग्रोस टोटल इनकम है वो हमेशा ज्यादा होगी टोटल इनकम से, और जो टोटल इनकम है वो या तो कम होगी ग्रोस टोटल इनकम से या फिर उसके इक्वल होगी। क्योंकि अगर किसी पर्सन की ग्रोस टोटल इनकम 5 लाख रुपए है और उसकी टोटल इनकम है 4 लाख रुपए, यानी कि उसे 1 लाख रुपए की मिलेगी डिडक्शन, 1 लाख रुपए की डिडक्शन मिल गई, यानी कि उसकी ग्रोस टोटल इनकम ज्यादा होगी हमेशा। और जो टोटल इनकम है 4 लाख रुपए आ गई, या तो हो सकता है कि उसकी ग्रोस टोटल इनकम भी 4 लाख की और उसे कोई भी डिडक्शन ना मिली हो, तो उस केस में दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन ऑलमोस्ट हर केस में ग्रोस टोटल इनकम ज्यादा ही होती है हमेशा, कभी भी ग्रोस टोटल इनकम से कम नहीं होती, जबकि टोटल इनकम या तो ग्रोस टोटल इनकम से कम होगी या उसके बराबर होगी, क्योंकि टोटल इनकम तो डिडक्शन के बाद ही आएगी। जो अगर किसी चीज में से लेस करने के बाद हमेशा कम जो आएगा वो है टोटल इनकम, तो कम होने के बाद इसलिए वो हमेशा ग्रोस से कम ही होगी। एंड लास्ट वन इज
एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम में एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड नहीं होती, एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड नहीं होती, जबकि टोटल इनकम में एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 के ऊपर है तो इंक्लूड होती है। सो इन एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड 5,000 इट इज इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल और एचयूएफ टू डिटरमाइन द टैक्स पेबल बाय एसएससी। जो हमने अभी बात की कि जो एग्रीकल्चर इनकम है वो ग्रॉस टोटल इनकम में नहीं आती लेकिन टोटल इनकम में आती है। तो ये थी बात ग्रॉस टोटल इनकम वर्सेस टोटल इनकम की। 5 डिफरेंस की बात की, एक बार फिर देख लेते हैं। नंबर 1 इज ग्रॉस टोटल इनकम है जो वो होता है इन सब का एग्रीगेट, जो 5 हेड्स हैं उन सब की एग्रीगेट को कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। जबकि टोटल इनकम में डिडक्शन मिलने के बाद जो बैलेंस आता है उसे कहते हैं टोटल इनकम। नेक्स्ट वन इज ग्रॉस टोटल इनकम इज नॉट राउंड ऑफ। ग्रॉस टोटल इनकम को राउंड ऑफ नहीं कर सकते, टोटल इनकम को राउंड ऑफ कर सकते हैं। टैक्स कभी भी ग्रॉस टोटल इनकम पर नहीं लगता, टैक्स हमेशा टोटल इनकम पर लगेगा। फोर्थ वन इज ग्रॉस टोटल इनकम कैन नॉट बी लेस देन टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम से कभी भी कम नहीं होगी, हमेशा ज्यादा होगी। और जो टोटल इनकम है वो ग्रॉस टोटल इनकम से या तो कम होगी या उसके बराबर होगी। एंड लास्ट वन इज एग्रीकल्चर इनकम ग्रॉस टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी लेकिन टोटल इनकम में इंक्लूड होगी अगर 5,000 से ज्यादा है तो ये छोटा सा कंसेप्ट था जो हमने बात कर ली है। सेकंड वन इज असेसी। असेसी क्या होता है, अब इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर कंसेप्ट है कि असेसी कौन होता है। तो असेसी वो पर्सन होता है जो टैक्स पे करता है। जो पर्सन टैक्स को पे करेगा वो असेसी कहलाएगा। असेसी कौन होगा, जो टैक्स पे करेगा। तो who is liable to pay any tax? An assessee means a person who is liable to pay any tax. असेसी वो पर्सन होता है जो कोई टैक्स पे करता है या टैक्स पे करने को लाइबल है, बाध्य है। तो इसके अंदर वो भी आएगा अगर उसे इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई उसे इंटरेस्ट वगैरह कोई पेनल्टी लगी है, अगर उसने पे नहीं की है और उसे पे करनी है तो भी वो इसके एक्ट के अकॉर्डिंग उसे असेसी माना जाएगा। उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चल रही है, कोई डिफॉल्ट है यानी उसने टैक्स पे नहीं किया तो भी उसे असेसी माना जाएगा। या फिर वो डीम्ड असेसी। अब डीम्ड असेसी क्या होता है इसकी बात अभी हम करेंगे। तो डीम्ड असेसी के केस में अगर उसे असेसी माना गया किसी और की इनकम के लिए तो भी वो पर्सन असेसी होगा। तो जो असेसी है ये सिर्फ इतना सा ही टॉपिक है अगर हम देखा जाए तो कि जो पर्सन टैक्स पे करेगा वो असेसी कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर इसे बाइफ्रिकेट करके अलग अलग तरह से लिखा गया है कि जो पर्सन टैक्स पे करेगा वो असेसी कहलाएगा, डीम्ड असेसी जो होगा वो भी असेसी कहलाएगा, जो डिफॉल्ट असेसी होगा वो भी असेसी कहलाएगा। अब यहाँ पर डीम्ड और डिफॉल्ट ये क्या, ये तो हम अभी डिटेल में बात करेंगे। या फिर कोई किसी ने कोई पेनल्टी पे करनी है अभी तक नहीं की तो भी वो असेसी कहलाएगा। किसी के खिलाफ किसी केस में प्रीसीडिंग है, कोई रिफंड है, तो इन सभी केसेस में एक्ट के अंडर अगर वो आता है या एक्ट के किसी प्रोविजन के अंडर वो आता है तो वो असेसी कहलाएगा। डीम्ड असेसी और डिफॉल्ट इन असेसीज की बात करते हैं अब हम। तो सबसे पहले तो डीम्ड का मीनिंग होता है माना गया। तो डीम्ड असेसी क्या होता है, ए पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन असेसी फॉर सम अदर पर्सन इज कॉल्ड डीम्ड असेसी। डीम्ड असेसी वो पर्सन होता है जिसे किसी और पर्सन के लिए असेसी माना गया। फॉर एग्जांपल अगर कोई माइनर है और वो इनकम कमा रहा है तो उसके पेरेंट्स को उसकी होने वाली इनकम पर टैक्स देना होगा, तो इस केस में उसके पर्सन डीम्ड असेसी माने जाएंगे। उसी तरह से अगर कुछ और एग्जांपल की बात करें तो आफ्टर द डेथ ऑफ ए पर्सन हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल बी ट्रीटेड एज एन असेसी फॉर दैट इनकम ऑफ द डिसीज्ड पर्सन ऑन व्हिच टैक्स हैज नॉट बीन पेड बाय द डिसीज्ड बिफोर हिज डेथ। तो कोई पर्सन है जिसकी डेथ हो गई लेकिन उसकी डेथ होने तक जो उसने इनकम कमाई उस पर टैक्स नहीं दिया, तो उसके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे उन्हें टैक्स पे करना होगा, उन्हें असेसी माना जाएगा। और उस केस में उन्हें कहेंगे डीम्ड असेसी यानी कि माना गया असेसी। और असेसी कौन होता है, जो टैक्स पे करता है, यानी कि उन्हें उस पर्सन के बिहाफ पर जिसकी डेथ हो गई उन्हें टैक्स पे करना होगा। एक और एग्जांपल है, ए पर्सन रिप्रेजेंटिंग ए फॉरेनर और ए माइनर इज ट्रीटेड एज एन असेसी फॉर द इनकम ऑफ सच फॉरेनर और माइनर। तो यहाँ पर ये बात हमने अभी कर ली है कि कोई माइनर है जिसकी इनकम है तो उसके पेरेंट्स जिम्मेवार होंगे और उन्हें
उसकी होने वाली इनकम पर टैक्स पे करना होगा और वो डीम्ड नेसेसिटी कहलाएंगे। नेक्स्ट वन इज डिफॉल्टी नेसेसिटी का था। डिफॉल्ट वर्ड से ही समझ आ रहा है कि जो पेमेंट नहीं की गई, डिफॉल्ट किया गया यानी कि टाइम पर पेमेंट नहीं की गई। When a person is responsible for doing any work under the act and he fails to do it, he is called an assessee in default. जब कोई पर्सन किसी काम को करने की जिम्मेवारी है उसकी, यानी कि टैक्स का जो एक्ट है 1961 उसके अंदर उसकी जिम्मेवारी है कि वो अपनी होने वाली इनकम पर टैक्स दे, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता, टैक्स पे नहीं करता, तो उसे डिफॉल्ट इन नेसेसिटी कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए पर्सन व्हाइल मेकिंग एनी पेमेंट टू अनदर पर्सन इज लायबल टू डिडक्ट इनकम टैक्स देयर ओन एट सोर्स, डज नॉट डिडक्ट इनकम टैक्स और हैविंग डिडक्टेड डज नॉट डिपॉजिट इन गवर्नमेंट ट्रेजरी, ही विल बी ट्रीटेड एज असेसी इन डिफॉल्ट फॉर इनकम टैक्स। तो यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिया कि कोई पर्सन है और उसने टीडीएस नहीं काटा। आप जानते हैं कि टैक्स जब हम पेमेंट करते हैं तो जो टैक्स पेमेंट के साथ ही डिडक्ट कर लिया जाता है, जिसे कहते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्टिबल एट सोर्स या फिर टैक्स डिडक्टिबल देयर ओन एट सोर्स। तो यानी कि कोई पर्सन है उसने टैक्स काटा ही नहीं या फिर टैक्स टीडीएस काट लिया लेकिन गवर्नमेंट को जमा ही नहीं करवाया, तो इन दोनों ही केस में वो यानी कि डिफॉल्ट कर गया और उसे डिफॉल्ट इन नेसेसिटी माना जाएगा। यानी कि पेमेंट उसे करनी चाहिए थी, वो रिस्पॉन्सिबल था सबसे पहले तो टीडीएस काटने के लिए, और अगर काट लिया है तो उसे गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करने के लिए उसका रिस्पॉन्सिबल थी, जिम्मेवारी थी, लेकिन उसने नहीं पूरी की तो उसे डिफॉल्ट इन नेसेसिटी माना जाएगा। तो ये हो गए हमारे आज की वीडियो के 2 पॉइंट, जीटीआई वर्सेस टीआई यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम वर्सेस टोटल इनकम में क्या डिफरेंस है और एसएससी कौन होता है। अब थर्ड वन की बात करते हैं, पर्सन कौन है। पर्सन यहाँ पर एक व्यक्ति नहीं है सिर्फ, इसमें काफी टॉपिक है, इसी की बात करते हैं। तो यहाँ पर जब भी पर्सन वर्ड की बात आती है कि पर्सन कौन होता है, तो जब भी पर्सन की बात आती है तो हम उसे मान लेते हैं एक व्यक्ति, कोई इंडिविजुअल। लेकिन यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग पर्सन में 7 टाइप इंक्लूड होंगे। कौन कौन से हैं वो 7 टाइप, उसकी बात करेंगे हम। तो सबसे पहले आता है इंडिविजुअल, एन इंडिविजुअल। सेकंड वन इज एक HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ए कंपनी, ए फर्म, an association of person or body of individual, an association of person or body of individual, and next one is a local authority, and last one is every artificial judicial person। तो यहाँ पर जब भी पर्सन की बात आती है हम उसे एक इंडिविजुअल मान लेते हैं, व्यक्ति मान लेते हैं, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग पर्सन जो वर्ड है इसमें 7 टाइप इंक्लूड होंगे। सबसे पहले आता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल क्या होता है, नाम से समझ आ रहा है, एक व्यक्ति। तो मीन्स ए नेचुरल पर्सन और ए ह्यूमन बीइंग मे बी मेल, फीमेल, माइनर, चाइल्ड एटसेट्रा। तो यानी कि इंडिविजुअल में क्या आएगा, कोई मेल, फीमेल, एक नेचुरल पर्सन, चाहे वो मेल है, फीमेल है या चिल्ड्रन है। तो सबसे पहले तो इंडिविजुअल की ये डेफिनेशन है एज पर इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम। तो नेक्स्ट वन इज HUF। HUF मींस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली व्हिच कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्सन डिसेंडेंट फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर इंक्लूडिंग देयर वाइफ्स एंड अनमैरिड डॉटर्स। तो यानी कि जो HUF है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, यानी कि उसमें कर्ता होता है, यानी कि जो पूरे बिजनेस को संभालता है, कर्ता होता है, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो बिजनेस चलता रहता है। तो HUF का मीनिंग
जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वो भी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ही आएगा। और पर्सन के टाइप के अंदर सेकंड टाइप में से लिखा गया है HUF क्या होता है, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। थर्ड वन इज कंपनी। कंपनी आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ के द्वारा बनाई जाती है, उसी से खत्म होती है, उसकी एक अलग एंटिटी होती है और उसके लिए कॉमन सील होती है, क्योंकि वो नेचुरल पर्सन नहीं होती कंपनी, वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है। तो ये है थर्ड पॉइंट। इसमें कोई भी इंडियन कंपनी हो सकती है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है। उसके अलावा अगर बात करें तो नेक्स्ट वन इज ए फर्म, मीन्स ए पार्टनरशिप फर्म विच इज डिफाइंड एज पर पार्टनरशिप एक्ट। तो फोर्थ पॉइंट जो आता है पर्सन में वो है फर्म, पार्टनरशिप फर्म जिस पर अप्लाई होगा पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग जो फर्म बनती है, तो इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन में वो भी इंक्लूडेड है। फिफ्थ वन इज एन AOP और BOI, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो यहाँ पर एक जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, इसे हम सेम ही मान लेते हैं कि AOP इज इक्वल टू BOI की एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि इसमें भी एक से ज्यादा पर्सन होंगे और इसमें भी एक से ज्यादा पर्सन होंगे, तो ये सेम है। ये सेम नहीं है। किस तरह से? जो AOP होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, उसमें दो या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक कॉमन पर्पस के लिए, जैसे कि पार्टनरशिप में होता है। तो उसी तरह से एसोसिएशन ऑफ पर्सन में एक कॉमन पर्पस के लिए दो या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल BOI में उन्हें किसी और की विल पर, इच्छा पर इकट्ठे होना पड़ता है। फॉर एग्जांपल AOP का हम ले सकते हैं कि दो लोग हैं या उससे ज्यादा लोग हैं, वो कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनका एक मोटिव है प्रॉफिट कमाना, तो वो इकट्ठे हो गए, वो काम कर सकते हैं। लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की बात करें तो यहाँ पर एक पर्सन है X, उसके दो सन है Y और Z, और X की डेथ हो गई और उसने कहा कि जो उसकी प्रॉपर्टी है वो बांट दी जाए Y और Z दोनों के बीच में। तो यानी कि यहाँ पर Y और Z को इकट्ठे होना पड़ेगा, क्योंकि X की विल के अकॉर्डिंग ही काम होगा, यानी कि वो इकट्ठे अगर नहीं होना चाहते तब भी उन्हें होना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे की इच्छा पर उन्हें निर्भर रहना है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। An association of person means two or more person joining for common purpose for the purpose of earning income, जिसकी हमने अभी बात की, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। And next one is the AOP may consist two or more individuals or any other person, an individual and a company or two or more company। तो इसमें इंडिविजुअल भी आ सकते हैं, कंपनी भी आ सकती है। वही बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की बात करें, इंडिविजुअल हु केम टुगेदर बाय चांस, बाय बर्थ और बाय डिफॉर्शन। तो यानी कि BOI में उन्हें किसी की विल के अकॉर्डिंग या फिर बर्थ के अनुसार ही उन्हें काम करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कंडीशंस लग जाती हैं BOI में। जैसे यहाँ पर इस केस में प्रॉपर्टी हाफ होगी, क्योंकि उसके फादर की विल होने के कारण ऐसा हुआ। उसी तरह से बर्थ के कारण भी ऐसा हो जाता है। तो नेक्स्ट वन इज लोकल अथॉरिटी। अब लोकल अथॉरिटी में क्या क्या आएगा? एन authority legally entitled to be entrusted by government with the management or control of municipal or local fund. Such authority include municipality, municipal corporation, district board etc. यानी कि जो भी municipal corporation होती है, municipality होती हैं, वो सभी local authorities हैं, वो भी income tax अंडर के अकॉर्डिंग इसमें लिखी गई हैं। एंड लास्ट वन इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये कौन होते हैं? इसमें आता है यूनिवर्सिटी वगैरह या फिर कोई भी स्पेशल एक्ट के अनुसार कोई लीगल स्ट्रक्चर है, वो इसके अंदर आएगा, जिसका नाम है एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो ये है पर्सन की डेफिनेशन एज पर इनकम टैक्स। इसमें इंडिविजुअल आ गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आ गई, कंपनी आ गई, फर्म आ गई, AOP और BOI आ गई, दोनों की डिटेल में बात कर ली है। उसके बाद लोकल अथॉरिटी आ गई, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह। एंड लास्ट वन इज एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जिसे किसी स्पेशल एक्ट में के अनुसार बनाया गया हो या फिर यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं। तो ये सब चीजें आती हैं पर्सन में। असेसी की बात कर ली कि वो पर्सन जिसे टैक्स पे करना है वो असेसी कहलाएगा। इसमें डीम्ड असेसी होता है, डिफॉल्टिंग असेसी होता है। उसके अलावा उससे पहले बात कर लिया ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम। तो यानी कि काफी कुछ कंप्लीट हो चुका है, 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये थी वीडियो नंबर 4।
नेक्स्ट वीडियो जो 5th होगी उसमें बात करेंगे प्रीवियस ईयर की और असेसमेंट ईयर की, तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है नेक्स्ट वीडियो, तो उसे जरूर देखना है। और यहाँ पर जो लास्ट की वीडियोस हैं तीनों वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप जरूर जाकर देख लें। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।